हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स गुरु में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि जॉब्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे हमारी एक नई जीके की वेब सीरीज चल रही है। इस वेब सीरीज के अंदर हम जीके के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आज ये वीडियो जो है वो भी हम इसी वेब सीरीज के अंतर्गत लेके आए हैं। इसका टॉपिक है हमारा मगध एम्पायर। ये टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक के अंदर आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री को टाइमलाइन के जरिए पढ़ना डिसाइड किया था। तो इसके अंदर जो हिस्ट्री की ऑफ इंडिया के टॉपिक के अंदर हम 2 वीडियो पहले भी आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आपके आने वाले वीडियोस कोई मिस ना हो। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है मगधा एम्पायर और मौर्यन एज। तो ये जो पीरियड है वो 600 बीसी से 185 बीसी का जो पीरियड है इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं मगध राज्य की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले भागों में कि ऋग्वैदिक काल के दौरान आर्यंस जब लोग भारत आना शुरू किए थे तो उस समय उन्होंने जो अपनी पहली बसावट और अपनी पहली सभ्यता जो बसाना शुरू किया था वो सिंधु नदी के किनारे बसाना शुरू किया था। उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल के आते आते तक आर्यंस पूरे उत्तर भारत में फैल गए तो इस पूरे उत्तर भारत वाले इलाके को जो है आर्यवर्त कहा जाने लगा, क्योंकि इसके अंदर आर्यंस रहा करते थे। तो फ्रेंड्स, इस आर्यवर्त वाले इलाके में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय। इन 16 महाजनपदों में मगध नाम का जो एक महाजनपद है वो बहुत ही शक्तिशाली था। आगे चलकर जो है मगध महाजनपद ही इन 16 महाजनपदों को अपने अधीन में करने वाला था। तो मगध महाजनपद ही इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के क्यों उभरा, उसके पीछे कुछ मुख्य कारण है। तो उन कारणों में से जो सबसे पहला है कि मगध महाजनपद जो इलाका था वो गंगा नदी, यमुना नदी और सोन नदी वाले इलाकों के ऊपर बसा हुआ था। तो इसकी जो ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी और बहुत ही फर्टाइल लैंड थी। इस वजह से यहाँ पे कभी भी खाने पीने वाले चीज़ों की कमी नहीं आती थी। उसके बाद में जो है एक और कारण था कि राजगीर नाम की जो राजधानी थी मगध राज्य की, उस राजधानी के अंदर आयरन्स के बहुत तगड़े डिपॉजिट्स पाए जाते थे। तो आयरन्स के इतने अच्छे डिपॉजिट्स होने के कारण इन लोगों को हथियार बनाने के लिए आयरन्स की कभी कोई कमी नहीं आई। और ये लोग जो हैं कुल्हाड़ी उलाड़ी बनाने के लिए भी आयरन का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे ये जंगल काटा करते थे और अपनी बसावट को आगे बढ़ाया करते थे जंगलों की तरफ। उसके बाद में एक और कारण था कि मगध राज्य की जो सेना थी उसके अंदर ये लोग एलिफेंट्स, हाथियों का बहुत तगड़े तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। इनके पास में करीबन 5-6 हज़ार हाथी हुआ करते थे, जो कि उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। और इतनी बड़ी संख्या में हाथियों के रखने के कारण ये जहाँ भी युद्ध करने जाते थे तो वहाँ पर विजयी होकर ही लौटते थे। तो इस वजह से मगध राज्य जो है इन सब महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर उभरा। आगे चलकर हमने देखा कि मगध राज्य में अलग अलग राजाओं ने राज किया, अलग अलग लोग यहाँ के सिंहासन पे बैठे। तो उन्हीं के बारे में हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इनमें से जो मुख्य मुख्य राजा थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य और द ग्रेट किंग अशोका और द गुप्ता एम्पायर। ये सब लोग जो है अपनी राजधानी को मगध के राजधानी के आसपास ही बनाते थे। इसी वजह से हम मगध राज्य को हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, जब मगध राज्य की शक्तियां जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी तो उस समय जो मगध का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था वो था अवंती राज्य। जो आज का उज्जैन वाला इलाका है इसको हम अवंती कहा करते थे। और अवंती को बहुत सी किताबों में महेश माती भी कहा जाता है। तो ये महेश माती वही बाहुबली वाला महेश माती आप मान सकते हैं जो आज की बाहुबली मूवी में दिखाया गया है। उसके साथ में आप इस महेश माती को रिलेट कर सकते हैं। तो अवंती और मगधा में बहुत लंबे समय से एक वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी। इस वर्चस्व की लड़ाई का अंत तब हुआ जब मगधा की गद्दी पर शिशुंगा नाम का एक राजा बैठा हुआ था। तो शिशुंगा ने जो है अवंती राज्य को युद्ध करके और हराकर अपने मगध एम्पायर के अंदर मिला लिया। तो इस युद्ध के परिणाम ये हुए कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो भी मुख्य मुख्य 16 महाजनपद थे सारे लगभग वो मगधा के अधिकार के अंदर आने लगे। तो मगध राज्य की शक्ति इतनी ज़्यादा हो चुकी थी तो पूरे आर्यवर्त को सारे महाजनपदों को अपना अधिकार जमाने लगा। और किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में सारे महाजनपद जो हैं मगधा के अधीन में आने लगे। अब मगधा के अधीन में सारे 16 महाजनपद आने लगे थे। एक
भारत का नक्शा जो है पटल पे उभरने लगा था। इसी दौरान जब मगधा के ऊपर नंदा डायनेस्टी के लास्ट राजा घनानंदा नाम का एक राजा जो मगधा डायनेस्टी के ऊपर राज कर रहा था, नंदा डायनेस्टी का वो राजा था, वो लास्ट राजा था नंदा डायनेस्टी का। जब वो राज कर रहा था तो भारत के इतिहास में एक बहुत ही मुख्य घटना घटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना थी। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आर्यवर्त जो 16 महाजनपदों का था, तो इसमें जब भी कोई युद्ध होता था तो आपस में ही युद्ध किया करते थे राजा। जैसे पांचला का राजा मत्स्य राजा से युद्ध कर रहा है, मगधा का राजा अवंती से युद्ध कर रहा है, तो आर्यवर्त के राजा ही आपस में भिड़ते रहते थे अधिकारों के लिए। लेकिन घनानंदा के टाइम तक आते आते बाहर से भी आक्रमणकारी जो है वो भारत में युद्ध करने के लिए आने लगे थे, अपना अधिकार जमाने आने लगे थे। तो इनमें जो सबसे मुख्य आक्रमणकारी था वो था ग्रीस मैसेडोनिया से आया हुआ अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर जिसको बहुत सी किताबों में सिकंदर भी कहा गया है। तो फ्रेंड्स, ये अलेक्जेंडर जो है ग्रीक देश के मैसेडोनिया नाम के एक इलाके से आया था। उसने बचपन में ही एक विश्व विजेता होने का सपना देखा था। उस अलेक्जेंडर का जो है विश्व के इतिहास में, न कि भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में भी एक बहुत अलग ही स्थान है, क्योंकि इसने उस पुराने जमाने में भी एक विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। तो अलेक्जेंडर जब अपने विश्व विजेता के सपने को पूरा करता हुआ, ईरान और इराक के ऊपर कब्जा करता हुआ भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो भारत में जो सबसे पहले उसको आर्यवर्त में जो सबसे पश्चिमी छोर पर जो राज्य बसे हुए थे वो मिले। तक्षशिला, कंबोजा, गंधारा और ये जो इंदस नदी के किनारे जो राज्य बसे हुए थे वो उसको वहां पर मिले। यहाँ पर एक छोटा सा राज्य और हुआ करता था, पंजाब राज्य, जो लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहा जाता था जिसको। उसका राजा था पोरस। तो ये चारों पांचों राज्य जो हैं अलेक्जेंडर को सबसे पहले यहाँ पर जब वो भारत पर आक्रमण करने आया तो उसके रास्ते में सबसे पहले आए। तो अलेक्जेंडर की ताकत को देखते हुए तक्षशिला, कंबोजा और गांधारा राज्य ने अपने घुटने लड़ने से पहले ही टेक दिए। लेकिन ये जो छोटा सा राज्य था पंजाब, इसका जो राजा था पोरस, उसने घुटने टेकने से मना कर दिया और उसने अलेक्जेंडर के साथ में झेलम नदी के किनारे बड़ी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा। जो इसने युद्ध लड़ा उसको बैटल ऑफ हाइडेस्पस भी कहा जाता है, और ये विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ी बैटल मानी गई है, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, इस युद्ध का परिणाम ये रहा कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया। लेकिन अलेक्जेंडर पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को बहुत सारा सम्मान दिया। तो पोरस को हराने के बाद में अलेक्जेंडर का जो अगला टारगेट था वो मगधा एम्पायर था, क्योंकि मगधा एम्पायर के अंडर में पूरा आर्यवर्त का इलाका आता था। तो मगधा एम्पायर पे उस समय जो राजा राज कर रहा था उसका नाम था घनानंदा। और घनानंदा के मंत्रिमंडल में एक बहुत ही महान शख्स हुआ करता था उस समय जिसका नाम था चाणक्य। अब चाणक्य और घनानंदा ने मिलकर अलेक्जेंडर को हराने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार करी। उस रणनीति के मुताबिक उन्होंने बहुत सारी सेना हाथी घोड़ों के साथ में इन नदियों के किनारे यहाँ पर भेजनी शुरू कर दी। अब अलेक्जेंडर की सेना इतने सालों से लड़ते लड़ते ईरान और इराक से आई थी और पोरस राज्य ने बड़ी वीरता के साथ में उनसे युद्ध किया था। तो उनके मन में एक वहम बैठ चुका था, जब पोरस का छोटा सा राज्य ही उनको इतनी तंग कर सकता है तो मगध जैसे बड़े राज्य की सेना उनका क्या हाल करेगी। तो यही सब देखते हुए अलेक्जेंडर की सेना ने लड़ने से मना कर दिया और वापस लौटने का मन बना लिया। तो अलेक्जेंडर को भी वापस लौटना पड़ा। तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर जिस रास्ते भारत आया था उसी रास्ते वो वापस लौट चुका था, और वापस लौटने के 3 साल के अंदर ही 323 बीसी में उसकी वहां पर मौत हो गई। तो अलेक्जेंडर को वापस लौटाने में जिन दो लोगों का सबसे बड़ा हाथ था वो था एक मगध राज्य का राजा धनानंदा और दूसरा उसी का राजनीतिक सलाहकार चाणक्य। चाणक्य जिनको हम कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जानते हैं, उनके योगदान को भारत के इतिहास में हम नकार नहीं सकते। चाणक्य एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी पाकिस्तान में, जो अब राज्य में इलाका है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने उस समय एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उस किताब से हमें वहाँ के राजाओं के उस समय के काफ़ी रहन सहन का अंदाज़ा पता चलता है। तो चाणक्य हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हुआ करते थे। तो अलेक्जेंडर के वापस लौटने के बाद हुआ यूं कि मगध राज्य के राजा धनानंदा और चाणक्य के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई। इस अनबन के चलते चाणक्य ने कसम खा ली कि वो धनानंदा को मगधा की राजगद्दी से हटाकर रहेंगे, और वो इसमें कामयाब भी हो गए।
उसके बाद में धनानंदा के बाद में जो अगला राजा बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, वो चाणक्य के संरक्षण में ही गद्दी पर बैठा था। चाणक्य ने ही एक तरीके से उसको गद्दी पर बैठाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही महान राजा हुए। तो उन चंद्रगुप्त मौर्य राजा के राज में अब भारत अपनी सीमाओं का और विस्तार करने लगा। मगध राज्य जो है और आगे बढ़ने लगा और उसने लगभग अब 16 महाजनपदों के इलाके से भी आगे बढ़कर भारत में अपनी अपनी सीमाओं को बढ़ाना चालू कर दिया। तो पहली बार किसी राजा के अंडर में, किसी साम्राज्य के अंडर में जब हम भारत के नक्शे को आज के नक्शे के साथ रिलेट करते हैं तो वो पाते हैं तो वो है मौर्य साम्राज्य का नक्शा। तो घनानंदा को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करी थी चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से घनानंदा को मगधा की राजगद्दी से हटा दिया और खुद 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगधा की राजगद्दी पर बैठ चुका था। अब एक बहुत ही एक और इम्पोर्टेंट बात हुई। जो सिकंदर विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया था भारत में, उसका एक सेनापति भी था, सेल्यूकस निकोटर। तो सिकंदर के मारे जाने के बाद में 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सपना पूरा करने के लिए फिर से भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया। लेकिन इस बार उसका सामना फिर से हुआ मगध राज्य की महान सेना से, जिसमें राज में बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य भी उसके साथ था। तो इस बार तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि सेल्यूकस निकेटर जैसा आदमी जो सेनापति था सिकंदर का, वो भारत के ऊपर जीत हासिल कर सके। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 305 बीसी में हरा दिया। तो इसी हार के कारण सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान भी चंद्रगुप्त को दे दिए, जिनको सेल्यूकस निकेटर पहले जीत चुका था। और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल में उसने एक अपना राजदूत भी छोड़ दिया जिसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्रिमंडल के अंदर राजदूत बनकर रहने लगा सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर भी वापस लौट चुका था। अब मेगस्थनीज एक ऐसा आदमी था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज में रहता था और उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिससे हमें चंद्रगुप्त और मौर्य साम्राज्य के चाल चलन और रहन सहन के बारे में पता पड़ता है कि कैसे वहाँ के राजा राज किया करते थे, क्या क्या वहाँ के लोगों की मुख्य विशेषताएं थी, कैसे उनके सैनिक हुआ करते थे। इन सब बातों के बारे में हमें इंडिका नाम की एक पुस्तक जो है जो मेगस्थनीज ने लिखी थी उससे पता चलता है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जाकर जैनिज्म धर्म अपना लिया था और उसने जो अपना अंतिम समय है वो श्रवणबेलगोला नाम की एक जगह जो कि साउथ इंडिया में मैसूर के पास में है वहाँ पर बिताया था। श्रवणबेलगोला जो जगह है वो साउथ इंडिया में है, बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर। और ये जैनिज्म धर्म की एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। दोस्तों जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ के फाउंडर्स कौन थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के, क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म धर्म हमारे भारत में पैदा हुए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अपने आने वाले वीडियोस जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में होगा उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल अब मगध एम्पायर के बारे में जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो राजा आए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो राजा राजगद्दी पे बैठे मगधा की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार। लेकिन जो बिंदुसार के बाद में बिंदुसार के जो बेटे हुए जो राजगद्दी पे बैठे मगधा की वो थे द ग्रेट किंग अशोका। दोस्तों अशोका के बारे में आपने हर किसी ने पहले सुन रखा होगा। अशोका जो है भारत की हिस्ट्री में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट राजा हुए, न कि मगध की हिस्ट्री में, वो भारत की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अशोका के ऊपर आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, बहुत सारे सीरियल्स भी आते हैं। दोस्तों अशोका ने भारत के राजा रहते हुए भारत के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम करवाए जिसकी असर हमें जो है आज दिन तक भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। उनमें से जो सबसे मेन है कि उन्होंने जो शिलालेख लिखवाए, मतलब इंक्रिप्शन करवाए रॉक एडिक्स के ऊपर, उनकी वजह से हमें उस समय की टीचिंग्स और उस समय के रहन सहन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल पाई। उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिंबल्स बनवाए जिनको आज भारतीय गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। तो इस वजह से अशोका द ग्रेट जो हैं वो भारत की हिस्ट्री में एक अलग ही स्थान रखते हैं। तो दोस्तों अशोका शब्द का मतलब होता है जिसको कोई दर्द नहीं। तो अशोका जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ ने शब्द कहती कि नाउ मायम अशोका, अब मुझे कोई शोक नहीं बचा है, अब मुझे कोई दर्द नहीं है। तो इसी वजह से अशोका का नाम जो है अशोका रखा गया।
दोस्तों अशोका जो है 273 बीसी में 273 बीसी में भारत की राजगद्दी पर बैठे थे। तो वो जब राजगद्दी में बैठे थे जब भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। अब अशोका के जीवन काल में जब अशोका राजगद्दी पे बैठ गए थे कुछ सालों बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटी। तो वो एक घटना कुछ यूँ थी कि 261 बीसी में अशोका ने जो है अशोका के पड़ोस में एक राज्य हुआ करता था कलिंगा। तो कलिंगा के ऊपर अशोका ने युद्ध छेड़ दिया। अब अशोका इस युद्ध को जीत भी गए, लेकिन इस युद्ध के जीतने के बाद में जब अशोका युद्ध स्थल पर घूम रहे थे कलिंगा के स्थल पर, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि युद्ध का परिणाम जो है बहुत ही विध्वंसकारी हुआ और युद्ध के खत्म होने के बाद में जो करीबन लाखों सैनिकों की लाशें जो वहां पर बताई गई हैं कि युद्ध स्थल पर पड़ी हुई थी, और वहां पर एक नदी हुआ करती थी, उसका नाम था दया नदी। वो भी सैनिकों के रक्त से जो है, खून से वो पूरी लाल हो चुका था उसका पानी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने कसम खा ली कि वो आज दिन के बाद में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। तो उसके बाद में आज दिन तक अशोका ने हिस्ट्री में कोई युद्ध भी नहीं किया, और उसके बाद में उन्होंने अपना जो पूरा जीवन है वो धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोका ने बाद में बुद्धिज्म धर्म ग्रहण कर लिया था और उसी के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। इसके प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी दूसरे देशों में भेजा, श्रीलंका, म्यांमार, इन सब देशों में भेजा। और न कि भारत में, उन्होंने पूरे विश्व में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करवाया। इसलिए उनका जो अशोका का इम्पोर्टेंस है वो पूरे विश्व के लिए भी बहुत एक इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। तो दोस्तों अशोका के बाद में मौर्यन डायनेस्टी में और भी बहुत सारे राजा हुए। केवल हमें एक ही राजा का ध्यान रखना है कि मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट राजा कौन था, वो था ब्रह्मदत्त। तो फ्रेंड्स, हमने आपको पूरी मगध एम्पायर की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सुनाई। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस स्टोरी को सुनने से हमारा जो मगध एम्पायर की तरफ इंटरेस्ट है वो ज़रूर बढ़ गया होगा। अब हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देख सकते हैं, ताकि थ्योरेटिकल पार्ट में हमको जो चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। तो दोस्तों हमने हमारे टॉपिक के ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स तैयार किए हैं। इन नोट्स के अंदर हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। फ्रेंड्स, आपको इन नोट्स का कभी भी कॉपी वगैरह में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ये नोट्स जो हैं पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाने वाले हैं हमारी वेबसाइट jobsguru.in पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो पीडीएफ को देखकर और इसके पॉइंट्स को मेन इंपॉर्टेंट को रिवाइज कर एग्ज़ाम देने चले जाएं। वीडियो देखने की आपको बार बार ज़रूरत न पड़े। तो फ्रेंड्स, मगध एम्पायर जो है 6th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी बीसी तक मेन चला था। एक्सटेंट ऑफ मगध एम्पायर जो है पटना, गया, शाहबाद और ये लीडिंग स्टेट उस समय का हुआ करता था, ये इस पॉइंट्स में लिखा हुआ है। हर्यंका डायनेस्टी जो है मेनली तो बिम्बासारा के ग्रैंडफादर ने फाउंड की थी, लेकिन जो एक्चुअल फाउंडर हम मानते हैं वो बिम्बासारा को ही मानते हैं। तो किंग बिम्बासारा ऑफ मगधा जो है 544 बीसी से 492 बीसी तक। फ्रेंड्स, आपको ये ईयर्स यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं। बहुत हार्ड जब एग्जामिनर को देना होता है तब वो ईयर्स के बारे में पूछता है, वैसे नॉर्मल वे में वो नहीं पूछेगा। तो ये आपको केवल एक आउटलाइन और एक आइडिया के लिए ज़रूरत है कि ईयर्स आपको थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि 500 बीसी के आसपास बिम्बासारा जो है मगधा का राजा बना था। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। जो बिम्बासारा है वो बुद्धा के समकक्षी था। तो 563 बीसी में जब बुद्धिज्म में बुद्धा जो है पैदा हुए थे, तो उसी समय के आसपास जो है बिम्बासारा राजा हुआ करते थे। तो हिज कैपिटल वाज राजगीर, उसकी कैपिटल थी। उसकी कैपिटल के बारे में अब लिखा है कि कैपिटल वाज सराउंडेड बाय 5 हिल्स, 5 माउंटेन से जो है उसकी कैपिटल सराउंडेड थी, और जो एंट्री थी वो स्टोन वॉल से कवर्ड थे। तो एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है बना हुआ था पूरा। तो अजात शत्रु आया उसके बाद में। अजात शत्रु जो है बिम्बासारा का ही बेटा था। बिम्बासारा को मारकर वो राजगद्दी पे बैठा था। बुद्धा जो है इसी के काल में मरे थे, और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है जो अजात शत्रु ने कराई थी। तो जो इनको आपको एक दूसरे से रिलेट करके चलना है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम आने वाले वीडियो में देखेंगे कि बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत एक इंपॉर्टेंट थी। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो बुद्धिज्म धर्म भी इन्हीं सब मगध एम्पायर के समकक्ष पैदा हुआ था, चल रहा था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो अजात शत्रु ने करवाई थी।
फिर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ उडयान। तो उडाइन जो है 460 से 444 बीसी तक राजा रहे। उन्होंने जो है पाटलिपुत्र की फाउंडेशन रखी थी। तो पाटलिपुत्र जो पटना है आज की, जो उनकी जो पटना जो सिटी का जो फाउंडेशन है, उसको हम उडयन के द्वारा मान सकते हैं कि उडयन ने जो है, उडाइन ने ही पाटलिपुत्र की फाउंडेशन की थी। तो ये एक इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया था अपने राजा काल में। और पाटलिपुत्र को इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम के आसपास मिलाया था, उनकी राजधानी रखी थी। शिशुंगा डायनेस्टी फाउंडर बाय मिनिस्टर शिशुंगा, ही वाज सक्सीडेड बाय काल अशोका। शिशुंगा ने शिशुंगा डायनेस्टी फाउंड की थी और उसका जो सक्सेसर था वो था काल अशोका, जिसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल की थी। डायनेस्टी लास्टेड 2 जनरेशंस ओनली। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ अवंती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अवंती जिसको महेशमती कहा जाता था, तो उसके और मगध के बीच में जो है हमेशा वर्चस्व की लड़ाई चला करती थी। तो उस वर्चस्व की लड़ाई का अंत किया था शिशुंगा डायनेस्टी के राजा शिशुंगा ने। तो शिशुंगा के बारे में एक ही ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं आगे हम नंदा डायनेस्टी की तरफ। नंदा डायनेस्टी जो है 344 बीसी से 323 बीसी तक नंदा लोगों ने राज किया मगधा के ऊपर। तो ये करीबन 90 से 100 साल के बीच का राज था जो नंदा लोग रहे। तो फाउंडर वाज महापद्मानंदा था इसका फाउंडर। एलेक्जेंडर अटैक्ड इन इंडिया इन देयर रिजाइन एंड धनानंदा वाज एट देयर एट दैट टाइम। तो धनानंदा के टाइम पे ही एलेक्जेंडर ने अटैक किया था। तो अब हम पढ़ते हैं एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में। सबसे पहले हम कुछ बातें एलेक्जेंडर के बारे में जान लेते हैं कि एलेक्जेंडर वाज बोर्न एट 356 बीसी एज अ सन ऑफ किंग फिलिप सेकंड ऑफ मैसिडोनिया। ये ग्रीक देश में पड़ता था मैसिडोनिया, वहां पर एलेक्जेंडर 356 बीसी में पैदा हुए थे। उनके पिताजी का नाम किंग फिलिप सेकंड था। एपिरियर और ओलंपियस वाज एलेक्जेंडर मदर्स। ये एलेक्जेंडर के मदर के नाम हैं, एपिरियस और ओलंपियास। एरिस्टोटल वाज एलेक्जेंडर टीचर। एरिस्टोटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स हैं हिस्ट्री के अंदर। ये एलेक्जेंडर के टीचर हुआ करते थे। एलेक्जेंडर जो है 336 बीसी में किंग बन चुके थे। ही डिफीटेड द पर्शियन रूलर डारियस थर्ड। एलेक्जेंडर ने जो है पर्शियन रूलर डारियस थर्ड को डिफीट कर दिया था। एलेक्जेंडर फाउंडेड द सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। एलेक्जेंडर ने एलेक्जेंड्रिया नाम की एक सिटी इजिप्ट में फाउंड की थी। इन 326 बीसी एलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस। पुरुषोत्तमा उनका एक नाम था, पोरस राजा का, द रूलर ऑफ पंजाब, एंड कैप्चर तक्षशिला थ्रू द बैटल ऑफ हाइडेस्पस। तो हाइडेस्पस बैटल के बारे में जैसा हमने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये झेलम नदी के किनारे लड़ी गई थी 326 बीसी में। अम्बी द रूलर ऑफ तक्षशिला इन्वाइटेड एलेक्जेंडर टू इंडिया। अम्बी जो रूलर था तक्षशिला का, उसी ने ही एलेक्जेंडर को इंडिया में इन्वाइट किया था। एलेक्जेंडर डाइड ऑफ मलेरिया एट द एज ऑफ 323 बीसी वाइल ही वाज इन बेबीलोन। बेबीलोन के अंदर एलेक्जेंडर की मौत हो गई 323 बीसी में, जब वो 33 साल के थे। एलेक्जेंडर वाज क्रिमेटेड एट एलेक्जेंड्रिया। जो एलेक्जेंड्रिया उन्होंने सिटी फाउंड की थी इजिप्ट में, वहीं पर उनका दाह संस्कार किया गया। एलेक्जेंडर वाज नोन एज शहंशाह इन पर्शिया, सिकंदर वन असम इन इंडो पाक रीजन। तो इंडो पाक रीजन में जो भारत का आर्यवर्त वाला इलाका है, वहां पे सिकंदर नाम से एलेक्जेंडर को जाना जाता था, और शहंशाह नाम जो है पर्शिया में उनको दिया गया था। द लास्ट जनरल ऑफ एलेक्जेंडर वाज इडोमस। तो इडोमस उनका जो लास्ट जनरल हुआ करता था। एलेक्जेंडर फर्स्ट जनरल इन इंडिया वाज सेल्यूकस निकोटर। सेल्यूकस निकोटर जो उनका जनरल था, सेनापति था, जो बाद में भी युद्ध करने आया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। एलेक्जेंडर फोर्थ सक्सीडेड एलेक्जेंडर एज मैसिडोनिया किंग। तो एलेक्जेंडर फोर्थ जो है, उसने एलेक्जेंडर के बाद में मैसिडोनिया किंग की उपाधि पाई थी। एलेक्जेंडर टीचर एरिस्टोटल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड साइंस ऑफ लॉजिक। तो एलेक्जेंडर के जो टीचर थे एरिस्टोटल, तो उनको जो है फादर ऑफ पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, टैक्सिमोनी और साइंस ऑफ लॉजिक, तो इनके बारे में एक थोड़ा सा याद रखना है। एरिस्टोटल कौन थे? तो वो एक बहुत ही बड़े शख्स हुआ करते थे, एलेक्जेंडर के टीचर हुआ करते थे वो। तो ये सब था एलेक्जेंडर के बारे में। आइए अब आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्यन एम्पायर जो है 321 से 185 बीसी तक चली। मेजर सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मौर्यन एम्पायर आर अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य एंड इंडिका ऑफ मैगस्थनीज। तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य या कौटिल्य ने लिखी थी, और इंडिका जो है मैगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी, उससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। जो मेजर सोर्स हैं वो ये दोनों ही किताबें हैं।
तो मेगास्थनीज और कौटिल्य के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये कौन कौन थे। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकोटर का राजदूत हुआ करता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। अर्ली लाइफ की डिटेल उनकी पता नहीं है हमें। ही इज बिलीव टू हैव बिलोंग टू मौर्यन क्लान, हेंस ही गॉट द नेम मौर्य। उनका नाम मौर्य कैसे पड़ा, ऐसा माना जाता है कि वो मौर्य क्लान से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका नाम मौर्य पड़ा। इट इज ऑल्सो सेड दैट हिज मदर वाज अ मूरा वुमेन। ऐसा कहा जाता है कि उनकी माँ जो है मूरा वुमेन थी, लोअर बर्थ, हैंस द गोट नेम मौर्य, इसलिए उनका नाम मौर्य पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारी स्लाइड में वो है, इन सम टेक्स्ट ही इज रिफर्ड टू एज वृषाला एंड कुलाहिना। कुछ टेक्स्ट में वो जो है वृषाला और कुलाहिना के नाम से भी जाने जाती। ही कंस्पायर्ड विद चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, द मिनिस्टर ऑफ नंदा, टू ओवरथ्रो द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा। उसने एक चालाकी या एक योजना बनाई थी चाणक्य के साथ में मिलकर धनानंदा को राजगद्दी से हटाने के लिए और खुद राजगद्दी पे बैठने के लिए, और उसमें वो सक्सीड भी हो गया था, कामयाब भी हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 बीसी में जो है राजगद्दी पर बैठ चुका था। ही फाउट अगेंस्ट द सेल्यूकस इन 305 बीसी, 305 बीसी में वो सेल्यूकस निकोटर से लड़ा था। सेल्यूकस सरेंडर्ड बिफोर हिम, और अपना एम्बेसडर जो मेगास्थनीज जो भेजा था उसने कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य में, जिसने बाद में पुस्तक लिखी इंडिका। चंद्रगुप्त गवर्नर पुष्यगुप्ता कंस्ट्रक्टेड द फेमस सुदर्शन लेक। चंद्रगुप्त का एक गवर्नर हुआ करता था पुष्यगुप्ता। पुष्यगुप्ता ने जो है सुदर्शन नाम की एक लेक बनवाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य was converted to Jainism, abdicated to the throne in the favor of his son Bindusara, passed his last days at Sarvanbelgola near Mysore when he died at 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य जो है बाद में जैनिज्म में कन्वर्टेड हो चुका था। उसने अपना जो है राज गद्दी त्याग दी थी अपने बेटे बिंदुसारा के लिए, और उसने अपने लास्ट के दिन थे वो सरवनबेलगोला में जो बिताए थे, जैसा कि हमने आपको उसमें फोटो भी दिखाया था। और ये मैसूर के पास थी, और ही डाइड इन 298 बीसी में उसने अपनी अंतिम सांसें ली। चंद्रगुप्त मौर्य वाज रिस्पॉन्सिव फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के ही अंडर में सबसे पहली बार एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हुआ नॉर्थ ऑफ इंडिया का। तो यही सबसे पहला राजा था जिसकी वजह से भारत को हम एक नक्शे की तरह देख पाए थे सबसे पहली बार। उसके बाद में जो उसका बेटा आया बिंदुसारा वाज अ फॉलोअर ऑफ आजीविका सेक्ट। ये जैनिज्म का सेक्ट था, तो इसका एक, इसमें जैनिज्म में अलग अलग पार्ट होते हैं, तो इसका जो एक आजीविका का पार्ट था बिंदुसारा जो उसका फॉलोअर था। बिंदुसारा वाज नोन एज अमित्र गाथा। अमित्र गाथा के नाम से भी हम बिंदुसारा को जानते हैं। अशोका, अब अशोका असेंडेड द थ्रोन इन 273 बीसी एंड रूल अप टू 232 बीसी। 273 बीसी से 232 बीसी तक अशोका ने राज किया। ये लगभग 40 से 45 साल का राज जो है अशोका ने किया था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज देवनाम प्रियादर्शी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया था कि देवनाम प्रियादर्शी किसको कहा जाता है, तो वो अशोका को कहा जाता है। इसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल वन हु वाज बिलोव्ड ऑफ गॉड्स, भगवानों का प्यारा। मास्की और गुजारा एडिक्ट्स ऑफ अशोका गेव द नेम देवनम प्रियादर्शी। तो मास्की और गुजारा एडिक्ट्स से हमें पता चलता है कि उनको देवनम प्रियादर्शी कहा जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे अगली स्लाइड में वो है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन सेज अशोका किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर्स टू कैप्चर थ्रोन। अब बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में कहा जाता है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा था राजगद्दी पे कब्जा करने के लिए। ये बुद्धिज्म की एक अलग ही स्टोरी है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो पूरे विश्व में फैल चुका था, तो वहाँ पर भी कुछ अलग स्टोरी चलती थी। तो अशोका का नाम वहाँ भी लिया जाता है, जैसे चाइना, म्यांमार, बर्मा वगैरह, इन सब में बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा जाता है। तो वहाँ पे जरूर अशोका के बारे में भी पढ़ा जाता होगा, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वहाँ का मेन धर्म है। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 99 सन्स को, अपने वो ब्रदर्स को उसने अपने मार दिया था राजगद्दी पे कब्जा करने के लिए। अशोका वाज द फर्स्ट किंग इन इंडियन हिस्ट्री हु हैड लेफ्ट हिज रिकॉर्ड्स एनग्रेव्ड ऑन स्टोन। अशोका ने ही रॉक कट आर्किटेक्चर की शुरुआत की थी,
और उसी के टाइम पे पहली बार पत्थरों पर नक्काशी करके लिखे जाते थे शिलालेख, वो उसी के टाइम पे जो पहली बार हुआ था। अशोकन इंस्क्रिप्शन वही है इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पर नक्काशी करके लिखा जाता है, उन्हीं को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जो है वो ख्रोस्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ख्रोस्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में जो है उनकी भाषा जो है जो लिखावट की वो ख्रोस्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। अशोका फाउट द कलिंगा वार इन 261 बीसी इन मॉडर्न उड़ीसा। कलिंगा जो है मॉडर्न उड़ीसा का पार्ट हुआ करता था, 261 बीसी में उसने जो है फाउट किया था। अशोकन इंस्क्रिप्शन वर डिसाइफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट था, उसी ने अशोकन इंस्क्रिप्शन जो अशोक के शिलालेख थे उनको पढ़ने में पहली बार सफलता किसने हासिल की थी, वो थे जेम्स प्रिंसेप। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा अशोका बिकम अ बुद्धिस्ट बीइंग शॉक्ड बाय द हॉरर ऑफ द वॉर्स। जब अशोका ने अपने जो वो युद्ध स्थल पे घूम रहा था तो वो बहुत ज्यादा हृदय परिवर्तन हो गया उसका। तो वो जो है कलिंगा के वार के बाद में अशोका जो है बुद्धिस्ट बन चुका था, ये इस पॉइंट में बताया गया है। अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय उपागुप्ता और निग्रोधा अ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। उपागुप्ता नाम का एक जो है बुद्धिस्ट मोंक हुआ करता था, उसी ने अशोका को जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था। फोर ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म अशोका स्टार्टेड द इंस्टीट्यूशन एज धर्महा मद्रास। धर्महा मद्रास, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड हैं इसमें, तो इनके बारे में भी आपको एक आउटलाइन पता होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में दिख जाए कहीं पर कुछ भी तो आप उनको लगा सकें, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, वैसे ही हमने आपको स्टोरी सुनाते वक्त बता दिए हैं। तो वो तो आप हमने 4-4 5-5 बार आपने इस वीडियो में देख लिए होंगे, तो आप कभी भी उनको मुझे लगता है कि अब भूल पाएंगे। तो उन सब बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बहुत ही जब एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनके अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पर आप इनको एक बार पढ़ लेंगे यहाँ पर तो रिलेट करके ऑप्शंस में एलिमिनेट ऑप्शंस से करके लगा सकते हैं। तो मेजर रॉक एडिक्ट 12th ऑफ अशोका डील्स विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा। कलिंगा के ऊपर जो युद्ध छेड़ा था उसके बारे में जो है रॉक एडिक्ट 12th में बताया गया है, 12वें शिलालेख में। अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में 250 बीसी में जो है अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोगालीपुट्टा तीसा। मोगालीपुट्टा तीसा कोई मोंक हुआ करते थे बुद्धिज्म धर्म के, तो इनकी प्रेसिडेंटशिप में ही इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। ही सेंट हिज सन डॉटर टू श्रीलंका फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। महेंद्रा और संघमित्रा, महेंद्रा जो है उनका सन था और संघमित्रा जो है उनकी डॉटर थी। तो ये इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका की तरफ भेजा था बुद्धिज्म धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म तो श्रीलंका और नेपाल तक भी बुद्धिज्म को फैलाया, बाद में आगे जाके म्यांमार और चाइना इधर की साइड में पूरा फैल चुका था। ही वॉज नोन एज कॉन्स्टेंटाइन ऑफ बुद्धिज्म, उनको कॉन्स्टेंटाइन ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता था। तो जो अगला पॉइंट है हमारी स्लाइड में वो है इन इस कलिंगा एडिक्ट ही मेंशन ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। कलिंगा के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं उनमें शिलालेख, उसमें उन्होंने कहा है कि जो सारे आदमी हैं वो उनके बच्चे हैं। साइलोन्स रूलर देवनप्रिया टिस्सा वाज अशोका's फर्स्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। साइलोन रूलर देवनप्रिया टिस्सा वाज अशोका's फर्स्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म। अशोका ने जो पहली बार किसी को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया था वो साइलोन्स रूलर था, देवनप्रियम टिस्सा। अशोका रूल्ड फॉर 40 ईयर्स एंड डाइड इन 232 बीसी। अशोका ने 40 से लगभग 45 साल तक राज किया और 232 बीसी में मर गया। द एम्बल ऑफ इंडियन रिपब्लिक हैज बीन एडेप्टेड फ्रॉम द 4 लॉइंस कैपिटल ऑफ अशोका पिलर विच इज लोकेटेड सारनाथ। तो सारनाथ में एक पिलर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं अशोका पिलर। वो अशोका पिलर का जो सिंबल है वो इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणतंत्र ने उसको अपने सरकार में शामिल किया हुआ है।
उसका जो सिंबल है उसको भारतीय गणतंत्र ने अपने सिंबल में शामिल किया हुआ है, जिसमें 4 जो शेर हैं वो आपस में चारों तरफ दिशाओं में देख रहे हैं। तो ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो अशोका पिलर से लिया गया है, जो कि सारनाथ के अंदर लोकेटेड है। रॉक कट आर्किटेक्चर इंडिया जो है अशोका के डिजाइन में ही चालू हुआ था। बृहदत्ता द लास्ट मौर्यन रूलर किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा। बृहदत्ता जो है लास्ट मौर्यन रूलर था, उसको पुष्यमित्र शुंगा नाम के एक राजा ने मारकर शुंगा डायनेस्टी की स्थापना करी थी 185 बीसी में। तो इसी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी का यहाँ पर अंत हुआ। Megasthenes, the first foreign traveler to India, mentioned about the existence of 7 castes in India during the Mauryan period. मेगस्थनीज ने बताया है कि 7 प्रकार की जातियां हुआ करती थी मौर्यन पीरियड के दौरान। मेगस्थनीज फर्स्ट फॉरेन ट्रेवलर जो है मेगस्थनीज को कहा गया है। सतनिका इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू टैक्स कलेक्टर। सतनिका जो है एक टैक्स कलेक्टर हुआ करता था, जिसके आज के ज़माने में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ करते हैं, वैसे उस ज़माने में सतनिका हुआ करते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो दोस्तों ये था हमारा मगध एम्पायर का पार्ट। आगे आने वाले वीडियोस में हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इस पार्ट के एमसीक्यूज भी जो हैं वो जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले पार्ट के साथ लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज ऐसे जीके के ऊपर लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।